7 अरब देशों के दौरे से लौटे हैं ब्लिंकन। तेल अवीव में ब्लिंकन नेतन्याहू की बैठक हो रही है। बुधवार को तेल अवीव पहुंचेंगे बाइडेन भी, ये जानकारी मिल रही है, यानी बाइडेन भी पहुंचने वाले हैं इजराइल ही। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। गाजा पर हो सकता है जमीनी हमला, जिसकी तैयारी की जा रही है। आज हमास के 250 ठिकानों पर बमबारी की गई है आईडीएफ द्वारा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि इजराइल पर लेबनान सीमा से बड़े हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले से ध्वस्त हुआ है इजरायली टैंक। लेबनान बॉर्डर से खुल सकता है युद्ध का एक नया फ्रंट भी। ये बड़ी खबर इस वक्त की इजरायली ब्रिगेड की, लेकिन स्पेशल यूनिट गाजा पट्टी में दाखिल तो हो चुकी है। बावजूद इसके बीते 50 घंटों से ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज नहीं हुआ है। बीते 50 घंटों से आईडीएफ गाजा पट्टी में फाइनल असॉल्ट करने से हिचक रही है। जानते हैं क्यों? हमास के होस्टेज ट्रैप के चलते, गाजा पट्टी में सुरंगों के मकड़ जाल के चलते, और सबसे अहम है गाजा पट्टी के हर 4 किलोमीटर के इलाके में मौजूद घातक नकाब पोशों के चलते, जिससे पार पाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। आखिर कैसे आईडीएफ के लिए अग्निपथ बना है गाजा पट्टी, और क्या हमास के वो 200 कवच हैं जिसे भेदना नामुमकिन है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं, और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है। इस समय गाजा पट्टी में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, TV9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये बता रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इन्हीं इलाकों में लेकर आई है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। हमास का वजूद मिटाने के लिए गाजा पट्टी को बारूदी बवंडर से दहलाने के लिए इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट गाजा स्ट्रिप में दाखिल हो चुकी है। हजारों की तादाद में जवान, सैकड़ों टैंक, तोपे, आर्मर्ड व्हीकल धुआं उड़ाते हुए उत्तरी गाजा के इलाके में दस्तक देने लगे। गाजा पट्टी पर पहला जमीनी आक्रमण होने ही वाला था। आईडीएफ की स्पेशल यूनिट फाइनल असॉल्ट को अंजाम देने ही वाली थी। मगर इसी बीच पेंटागन से आए एक फोन कॉल ने पूरे ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि बीते 50 घंटों से इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर लाइन पर खड़ी है। बीते 50 घंटों से ग्राउंड ऑपरेशन ठप है। बीते 50 घंटों से टैंक, तोप और आर्टिलरी धूल फांक रहे हैं। मगर क्यों? क्या हमास पर हमला करना इजराइल के बूते की बात नहीं? क्या पेंटागन ने आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन पर रोक लगाई? क्या हमास के समर्थन में अरब देशों की सेना युद्ध में उतर आई? या फिर हमास के घातक चक्रव्यूह ने आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोका? आशंकाएं तमाम हैं, लेकिन इन सभी आशंकाओं पर जवाब है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान, जिन्होंने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से ठीक पहले दिया। आखिर क्या? आप भी सुनिए। What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And
I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. सुना आपने, अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करता है, अगर गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेता है, तो ये इजराइल के लिए बड़ी भूल साबित होगी। और वजह साफ है, अगर इजराइल गाजा पर हमला करता है तो यकीनन उसका शिकार हमास के लड़ाकों के साथ साथ फिलिस्तीनी नागरिक भी बनेंगे, जो जायज नहीं है। और शायद यही वजह है कि आईडीएफ के फाइनल असॉल्ट को रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस तरह गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन को रोकना इजरायली सेना के लिए बड़ा सेटबैक है। लेकिन सच तो यह भी है कि गाजा पट्टी में हमास के घातक चक्रव्यूह या फिर कहें नागपाश ने भी आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर क्या, इसे भी समझिए। 50 घंटे से इजरायली सेना फाइनल असॉल्ट को अंजाम क्यों नहीं दे पा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास का नागपाश। दरअसल 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी में करीब 1300 से ज्यादा सुरंगें हैं। और जानते हैं, हमास के लड़ाकों ने इन्हीं सीक्रेट टनल्स में 200 से ज्यादा बंधकों को कैद करके रखा है। सबसे अहम बात यह है कि बंधकों को हर 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी हमास का गढ़ है, लिहाजा हमास लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इजरायली सेना के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। हमास को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के किन इलाकों में हमला करेगी या फिर किस इलाके में मूवमेंट करेगी। खुफिया जानकारी की वजह पर हमास के लड़ाके पूरी प्लानिंग के साथ बंधकों के ग्रुप्स को हमले वाले इलाके में भेज रहे हैं, ताकि इजराइल की बमबारी में हमास के लड़ाकों की बजाय बेकसूर बंधकों की मौत हो और इस नरसंहार का फायदा हमास को ही मिले। वहीं आईडीएफ के लिए मुश्किल ये भी है कि बंधकों में इजरायली नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, या यूं कहें कि उनकी तादाद ज्यादा है। ऐसे में इजरायली सेना सोच समझकर गाजा पट्टी में किसी भी हमले को अंजाम दे रही है, ताकि हमास के हॉस्टेज ट्रैप से बचा जा सके। जी हां, गाजा पट्टी में हमास के इसी हॉस्टेज ट्रैप से पार पाना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर इजराइल आक्रामक अंदाज में गाजा पट्टी में फाइनल असॉल्ट को अंजाम देता है, तो बीते 10 दिनों से जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है, उससे भी बर्बर अंदाज में ग्राउंड ऑपरेशन करता है, तो यकीन मानिए हमास का खात्मा तो होगा ही, मगर इसके साथ साथ हमास के चंगुल में फंसे बेकसूर बंधकों की जान भी जा सकती है। इतना ही नहीं, हमास की सजा फिलिस्तीनी नागरिकों को भी चुकानी पड़ सकती है और इसी बात का डर बाइडेन को भी सता रहा है। Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. दरअसल यूएस प्रेसिडेंट का डर जायज भी है, क्योंकि इजराइल के हमले में कई बंधकों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। कई बंधकों के शव भी मिले हैं। हैरानी इस बात की है कि हमास पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि अगर उस पर खतरा मंडराया तो वो हॉस्टेज को बतौर शील्ड इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही साथ हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईडीएफ पर गुरिल्ला युद्ध नीति से हमला कर रहे हैं, बंधकों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हमास की स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ अमेरिका की आनाकानी इजराइल के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है, क्योंकि जब तक बाइडेन इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर मोहर नहीं लगाएंगे, तब तक आईडीएफ की स्पेशल यूनिट गाजा पट्टी में फाइनल असॉल्ट को अंजाम नहीं देगी।
इसी बीच ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में नया गुट बनने जा रहा है, जिसकी अगुवाई चीन और रूस करने वाले हैं। वहीं अरब देशों और अफ्रीकी देशों में भी खेमेबंदी का डर है। मतलब ये कि इजराइल का प्रतिशोध हमास को खत्म करने का प्रण अधूरा ही रह सकता है, क्योंकि अगर इजराइल हमास जंग के चलते दुनिया दो खेमों में बटी, अगर इस जंग में रूस और चीन जैसी महाशक्तियों ने एंट्री मारी, तो फिर इजराइल का बैकफुट पर जाना तय है। यकीनन इसका फायदा हमास को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एश्केलोन पर हमास ने मिसाइल हमला किया है। आबादी वाले इलाकों में गिरी है जाकर ये मिसाइल। विस्फोट से कई इमारतों में तबाही हुई है। धमाके के बड़े इलाके में भूकंप भी आया है। इस तरह की मिसाइल थी कि जब आकर गिरी तो इस पूरे इलाके में भूकंप जैसे हालात बन गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए। अरब युद्ध के फिलहाल दो चेहरे हैं, इजराइल के सशस्त्र बल और हमास के हथियारबंद हमलावर। लेकिन इन दोनों के पीछे कई देश हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजराइल पर जो हमला 7 अक्टूबर को हुआ है वो सिर्फ जंग की शुरुआत है। अपने समर्थक देशों की मदद से हमास इजराइल पर इससे भी बड़े हमले करने वाला है। इस जंग की पटकथा 2018 में ही लिखी गई थी। अरब के संगठनों पर शोध करने वाले संस्थान की रिपोर्ट है। इस जंग की तैयारी ईरान के ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी ने की थी। देखिए हमास के हमले का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे बना और भविष्य में युद्ध कितना विनाशक हो सकता है। सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 13 हमले किए। सबसे पहले तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। इसके बाद इजराइल का सुरक्षा चक्र यानी उसका हाईटेक बॉर्डर ध्वस्त कर दिया गया। हमास के पैराग्लाइडर्स फोर्स के हमलावर उड़ते हुए इजराइल में लैंड करने लगे। इसके बाद इजराइल के शहर असॉल्ट राइफल की धमक से दहल उठे। रक्तपात होने लगा। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसका ब्लूप्रिंट 5 साल पहले ही तैयार हो चुका था। मेरवी यानी मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमास ने इन सभी हमलों की तैयारी 2018 से ही शुरू कर दी थी। ये प्लानिंग तैयार की थी ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने, जिसको अमेरिका ने 2020 में मार गिराया था। मेमरी की रिपोर्ट के मुताबिक कासिम सुलेमानी ने 2018 में इजराइल पर हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। यह मेमरी की 18 मई 2018 की रिपोर्ट है। यह ब्लूप्रिंट कासिम सुलेमानी ने बनाया था। 18 मई 2018 को मेमरी रिपोर्ट में लिखा है कि ऑपरेशन को नाम दिया गया ग्रेट रिटर्न मार्च। ऑपरेशन की जिम्मेदारी गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को दी गई थी। तब हमले के लिए हमास ने 2 यूनिट बनाई थी। पहली थी फेंस कटिंग यूनिट और दूसरी थी बॉर्डर स्टॉर्म यूनिट। फेंस कटिंग यूनिट को बॉर्डर की बाड़ काटने की जिम्मेदारी दी गई थी और बॉर्डर स्टॉर्म यूनिट को बाड़ काटने के बाद बड़ी तादाद में घुसपैठ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों यूनिट का लक्ष्य इजरायली सेना और नागरिकों पर हमला करना था। सात अक्टूबर को इसी तरह हमास के हमले हुए और इन हमलों की तैयारी 2018 में ही शुरू हो गई थी।
2020 के अंत में हमास का हमला करने का प्लान था, लेकिन ये ऑपरेशन करीब 3 साल देरी से शुरू किया गया। देरी की वजह थी सुलेमानी की मौत। हमले का ब्लूप्रिंट इराक में तैयार किया जा रहा था। इराक में ईरान की अल कुदस फोर्स सुलेमानी की लीडरशिप में ISIL से जंग लड़ रही थी। ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह जंग में उतरा हुआ था। हिजबुल्लाह के जरिए हमास को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। 27 दिसंबर 2019 को ईरान समर्थित गुटों ने इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर दिया। 3 जनवरी 2020 को सुलेमानी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। तभी अमेरिका ने बदला लेने के लिए ड्रोन से मिसाइल हमला करके सुलेमानी की हत्या कर दी। सुलेमानी की मौत ईरान के लिए बड़ा झटका थी और अल कुदस का हमास ऑपरेशन इसकी वजह से टाल दिया गया। हमास के इजराइल पर हमले के प्लान की डिटेल जानकारी हमास के एक अधिकारी अल बरकारा ने दी। अली बरकारा ने 8 अक्टूबर 2023 को रूसी मीडिया से लंबी बातचीत की और मेमोरी की रिपोर्ट के मुताबिक ही हमास का पूरा ब्लूप्रिंट बताया। बरकारा ने कहा कि हमास ने इजराइल को भनक नहीं लगने दी। चोरी छिपे हमास 2 साल से बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। हमास ने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगाई। हमास ने 10 किलोमीटर की रेंज से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज के रॉकेट बनाए। हमास की रॉकेट वर्षा 7 अक्टूबर से रुकी नहीं है और ये इस बात की तस्दीक करती है कि तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। इस तैयारी के पीछे ईरान है। इजराइल पर हिजबुल्लाह भी हमले को तैयार है। अमेरिका भी ये मानता है और बाइडेन इस युद्ध को न बढ़ाने की चेतावनी दे रहे हैं। I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't. Don't come across the border. Don't escalate this war. That's right. रिपोर्ट है कि ईरान समर्थित गुट इजराइल पर हमले की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि ईरान समर्थित शिया हथियारबंद संगठन सीरिया इजराइल बॉर्डर पर जुट रहे हैं। इनमें सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाके हैं। ये लड़ाके सीरिया के देर एज जोर शहर में हैं। ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है। संकेत साफ है कि इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यरूशलेम में हमास ने बड़ा हमला किया है। इजरायली संसद के करीब यह हमला किया गया है। इजरायली संसद खाली कराई गई है। संसद से सुरक्षित निकाले गए हैं सभी सांसद। इजरायली संसद के करीब भीषण हमला हुआ और उसके बाद सभी सांसदों को यहां से बाहर निकाला गया। यह हमला हमास द्वारा किया गया है। इजरायली संसद में से सभी सांसद सदस्यों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाला गया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। ये हमला यरूशलेम में किया गया। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली संसद के ठीक पास हमास द्वारा ये हमला किया गया, जिसके बाद एयर रेड सायरन बजने शुरू हो गए। यहाँ से सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हुई। सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हमला हमास द्वारा किया गया था और ठीक इजरायली संसद के पास, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सभी सांसदों को पहले एक जगह सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया गया। संसद भवन से बाहर निकालकर ले जाकर इनको एक जगह रखा गया, इकट्ठा किया गया सुरक्षित जगह पर, क्योंकि हमला हुआ था ठीक संसद के पास। यरूशलेम में इजराइल की संसद मौजूद है। संसद में सांसद सदस्य भी मौजूद थे जिस वक्त ये हमला किया गया हमास द्वारा। विनाश या विराम, आखिर क्या होने वाला है आज रात? अमेरिकी विदेश मंत्री 7 देशों में मंथन करने के बाद इजराइल लौट आए हैं और माना जा रहा है कि इजराइल बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। एक तरफ अमेरिका को अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना था,
तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों में गाजा पर अटैक को लेकर एक तालमेल भी बनाना था। अब दोनों मिशन पूरे हो चुके हैं, तो क्या अब इजराइल को हमास का विनाश करने की छूट दे दी जाएगी? ऐसा हुआ तो आज रात गाजा के लिए क्या ये कयामत की रात होगी? ताबड़तोड़ बमबारी, लगातार धमाके और मलबों में तब्दील होती इमारतें। रात के अंधेरे में उठता आग का गुबार और दिन के उजाले में धुएं और धूल की ये आंधी। गाजा हर बीतते वक्त के साथ मलबों के शहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली तूफान का आना तो अभी बाकी है। गाजा पर आसमानी प्रहार की रफ्तार इससे भी तेज होने वाली है। गाजा को मलबों का ढेर बनाने का असली एक्शन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन इजराइल के एयरपोर्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के विमान की लैंडिंग के साथ ही माना जा रहा है कि इजराइल को अब और सब्र नहीं रखना होगा। अमेरिका से इजराइल को फाइनल ऑपरेशन की इजाजत मिल जाएगी। हवा से हमलों के साथ गाजा के करीब तैनात आर्टिलरी से भी प्रहार जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के बॉर्डर पर इजरायली फोर्स हमले के लिए तैयार है। फ्रंट लाइन पर मौजूद सेना के लिए बैकअप फोर्स भी पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले ही इजरायल ने गाजा को 3 तरफ से घेर लिया। जमीन से हमले के दौरान मदद देने के लिए वायुसेना भी तैयार है। लेकिन फाइनल अटैक से पहले किसी तरह का सीज फायर नहीं किया गया है। इजरायल की सेना का दावा है कि उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को लेकर जितनी भी खुफिया रिपोर्ट है, उसके आधार पर 2000 से अधिक ठिकानों की पहचान की गई है और उन्हीं जगहों पर हमला किया जा रहा है। सोमवार को हमास लड़ाकों के एक कैंप पर हमला किया गया। हमास लड़ाकों के हथियार गोदाम को निशाना भी बनाया गया। रॉकेट दागने वाले ठिकानों की पहचान ड्रोन के जरिए की जा रही है। उत्तरी गाजा पूरी तरह खाली नहीं होने की वजह से इजरायली फोर्स ने रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब इजरायल के फाइटर जेट ज्यादा ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे हैं। गाजा के जिन इलाकों से रॉकेट जा रहे हैं, उनकी लोकेशन लेने के बाद बमबारी की जा रही है। इजरायली फोर्स का फोकस अब जमीन से हमला करने का है, ताकि हमास की सुरंगों तक पहुंचा जा सके। इजरायल को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाके अब अपने ठिकानों को छोड़ चुके हैं। हमास के लड़ाके सुरंगों में जाकर छिप गए हैं। हवाई हमले से हमास लड़ाकों को मारना मुश्किल है। माना जा रहा है कि ब्लिंकन और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद आज रात इजरायली फोर्स गाजा में घुस सकती है। माना जा रहा है कि इजरायल अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। इसलिए तमाम तैयारियों के बावजूद
गाजा पर हमला नहीं किया गया। ब्लिंकन 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे थे। उसके बाद वेस्ट बैंक जाकर फिलिस्तीनी नेताओं से मिले, फिर जॉर्डन, कतर, बहरीन, सऊदी, यूएई गए। उसके बाद फिर सऊदी लौटे। यहां मिस्र जाने के बाद दोबारा जॉर्डन गए और फिर इजराइल वापस लौटे। माना जा रहा है कि अमेरिका अब इजराइल को हमले की खुली छूट देगा, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की भूल साबित होगी। Would you support Israeli occupation of Gaza at this point? I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. हालांकि गाजा पर फाइनल अटैक में अभी 3 दिन की देरी और हो सकती है, क्योंकि बाइडेन बुधवार को इजराइल आ सकते हैं। लेकिन गाजा की मौजूदा हालात ही हैरान करने वाली है। गाजा के रिहायशी इलाके की तस्वीर है। अब बमबारी के बाद इसकी क्या हालत है, ये देखिए। धमाकों की वजह से जमीन काली पड़ चुकी है, मकानों की छत गायब है, पेड़ पौधे जल चुके हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। पहले जैसा ही रिहायशी इलाका, अब बमबारी के बाद इस इलाके की हालत देखिए। कई मकान पूरी तरह से गायब है, जमीन काली हो चुकी है, कुछ मकानों का सिर्फ कुछ हिस्सा ही बचा है। एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर में एक गुंबद नजर आ रहा है। अब बमबारी के बाद यह इलाका कैसा है, यह देखिए। यह इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जहां गुंबद था वहां गड्ढा नजर आ रहा है। गाजा कैसे हर दिन तबाह हो रहा है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अब जमीन के हालात देखिए, कैसे गाजा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तबाह हो रही हैं। गाजा में रहने वाले हर पल दहशत में। देखिए कैसे अचानक कहीं भी धमाका हो रहा है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। गाजा में लगातार ऐसे धमाके हो रहे हैं। इजराइल की वायुसेना 10 दिनों से तबाही मचा रही है। बड़ी बड़ी इमारतों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। गाजा में हर दिन कई इमारतें इसी तरह मलबे में बदल रही हैं। ऐसे धमाकों से लगातार मौतें हो रही हैं। गाजा के भविष्य का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गाजा की ऐसी हालत सिर्फ 10 दिनों में हुई है। तबाही और बर्बादी का ये आलम देखिए। कुछ इमारतें पूरी तरह से ढह गई हैं, कुछ का हिस्सा ही बाकी बचा है। मलबे के इस अंबार में जो इमारतें सही सलामत हैं, उनमें भी रहना मुश्किल है। गाजा यूं ही उजड़ रहा है और तबाही के बीच इजराइल के ये टैंक प्रहार के लिए तैयार है। इजराइल की थल सेना गाजा में घुसने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बेथलेहम शहर से, बेथलेहम शहर में रॉकेट हमला हुआ है। हमास ने किया है रॉकेट हमला। बेथलेहम शहर में अफरा तफरी मच गई है। ईसाइयों का पवित्र स्थल है बेथलेहम। ईसा मसीह का जन्म स्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर अफरा तफरी मची है क्योंकि यहाँ पर भी हमला किया गया है। ईसाइयों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। बेथलेहम शहर में रॉकेट हमला हुआ है। इसके बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी हो गई है। इजराइल में हमास ने कितना कहर बरपाया है, इसका सबूत खुद हमास ने दिया है। हमास की तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं जो बताते हैं कि कैसे हमास ने इजराइल के सुरक्षा चक्र को ध्वस्त करते हुए तबाही का जलजला ला दिया है। दरअसल हमास का वीडियो जारी करने का मकसद मोसाद की पोल खोलना है। कैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी भी नाकाम हो जाती है जब हमास हमलावर होता है। देखिए ये वो पैराग्लाइडर्स हैं जिनकी मदद से लगातार हमास के टेररिस्ट यहाँ आए थे। तबाह हुए घर,
लोगों के वो घर जो कभी यहाँ उनके रहने की जगह हुआ करती थी। इजराइल में हैवानियत का सबूत। मोसाद की नाकामी का सबूत। अल्लाहु अकबर! हमास के ऑपरेशन 7 अक्टूबर का सबूत। ये वीडियो खुद हमास ने जारी किए हैं, जिनका मकसद ये साबित करना है कि कैसे उसने इजराइल के सर्विलांस सिस्टम की धज्जियां उड़ाई। कैसे हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कत्लेआम मचाए। कैसे हमास के जासूसों ने मोसाद की जासूसी करके ऑपरेशन 7 अक्टूबर कामयाब कर दिखाया। दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी माने जाने वाली मोसाद इजराइल पर होने वाले हमले को रोकने में न सिर्फ फेल हुआ, बल्कि यहाँ के बारे में खुफिया जानकारी हमास तक पहुँचने से रोकने में भी वो विफल साबित हुआ। हमास के पास न सिर्फ गाजा के पूरे इलाके की सारी जानकारियां हैं, बल्कि उन्हें गाजा के हर घर के अंदर घुसने के रास्ते और बाहर निकलने के रास्ते सबके जानकारी रहती है। और ये तस्वीर इसी का सबूत है, जिसमें हमास के लड़ाकों के पास नक्शा मौजूद है कि कैसे मोसाद के इंटेलिजेंस सेंटर में घुसना है। हमास के लड़ाके GoPro कैमरा लेकर घुसे थे। हैवानियत के वीडियो शूट किए जो खुद हमास ने जारी किए। जब हमास ने ड्रोन से गाजा बॉर्डर पर कमांड सेंटर को उड़ा दिया, उसके बाद बुलडोजर और टैंक से लेजर फेंसिंग को तबाह कर दिया, उसके ठीक बाद मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स और मोटर बाइक पर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे थे। पहली खेप में 250 और दूसरी खेप में 1800 लड़ाके घुसे थे। ये हमास के लड़ाकों की घुसपैठ का सबसे पहला वीडियो है, जिसमें बाइक पर सवार होकर हमास के लड़ाके मोसाद मिलिट्री सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर बेकसूरों पर गोली बरसाते रहे, गाड़ियों में आग लगाते रहे। देखिए कैसे हमास के लड़ाकों के पहले जत्थे ने इजराइल में तबाही मचाई। देखिए ये वो पैराग्लाइडर्स हैं जिनकी मदद से लगातार हमास के टेररिस्ट यहाँ आए थे। आप देखिए ये छोटे छोटे बैकअप्स के साथ वो यहाँ मौजूद थे और अभी इन जगहों से हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि इस समय क्या मौजूद है। देखिए आपको नज़र आएगा कि इसके साथ गाड़ियाँ खड़ी थी, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर इन्हीं से घर में घुस गए। गोली बरसाते हुए मोसाद के इंटेलिजेंस सेंटर में बड़े आराम से लड़ाके जा घुसे। इस दौरान गेट पर आराम से सेल्फी भी ली और फिर अंदर घुसकर निहत्थे सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। इस दौरान लड़ाकों का दूसरा ग्रुप रिहायशी इलाकों में जा घुसा। उनके पास गाजा बॉर्डर से सटे हर एक गांव और उसमें कितनी आबादी है इसकी पूरी जानकारी थी। देखिए कैसे एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बेकसूरों को बेरहमी से मार डाला। जंग के हालात कैसे होते हैं, जंग के तस्वीरें कैसी होती हैं, ये आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद हुए घर नजर आ जाएंगे, तबाह हुए घर, लोगों के वो घर जो कभी यहाँ उनके रहने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये वॉर जोन है। यहाँ वॉर जोन जहाँ पर TV9 इस समय मौजूद हैं और ये आलम है इस समय यहाँ मौजूद हालातों का। शव आपको पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये कई लोग ऐसे हैं, वो इजरायलीज भी हैं जिनको मार दिया गया था, हमास की तरफ से बर्बरतापूर्वक मारा गया था। गाजा बॉर्डर से सटे करीब 15 गांवों में इन लड़ाकों ने खूब खून बहाया। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं सभी को मार डाला।
कुछ को बाइक पर बैठाकर गाजा ले गए, उन्हें बंधक बना लिया। जिस दौरान हमास के लड़ाके इजराइल में कहर बरपा रहे थे, उसी दौरान दूसरा ग्रुप भी हमास का इजराइल में घुसने में कामयाब रहा। पहले करीबन गाजा पट्टी से आए हमास के लड़ाकों ने सारे इलाकों को कैप्चर किया और उसके बाद ये सारी जानकारी गाजा में मौजूद टॉप कमांडर्स को दी गई, जिसके बाद 1800 कमांडर्स या फिर 1800 लड़ाकों की एक और टुकड़ी पीछे से पहुंच गई। मोटराइज पैराग्लाइडर्स इजराइल में हवा के रास्ते से घुसे। इसी दौरान मोटर बाइक पर सवार होकर भी लड़ाके हाथ में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होकर घुसपैठ कर रहे थे। तभी ट्रैक्टर और एसयूवी में भी सवार होकर लड़ाके घुस रहे थे। उसके बाद इजराइल में जो मिला उससे मार डाला गया। गाड़ियों पर गोली चलाते रहे, वाहन सवारों को मारकर कार से बाहर फेंकते रहे और गाड़ियों पर कब्जा करके दूसरी जगह को जहन्नुम बनाने के लिए आगे बढ़ते रहे। सबसे ज्यादा लोगों को नोवा फेस्टिवल में मारा। ये उसी वक्त का वीडियो है जब पैराग्लाइडर्स लड़ाके हमले के लिए गाजा की तरफ से इजराइल आ रहे थे। फेस्टिवल में शामिल लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनकी मौत का फरमान लेकर आएगा। ये हमास का जारी किया एक और वीडियो है। इससे पता लगता है कि हमास की तैयारी कितने बड़े स्तर की थी। रॉकेट और दूसरे हथियारों की खेप बनाने से लेकर हमास के लड़ाकों को हमले की ट्रेनिंग भी दी गई। इस दौरान मोसाद के सुरक्षा तंत्र को तहस नहस करने का न सिर्फ पूरा प्लान बनाया बल्कि पूरा करके भी दिखाया और फिर इजराइल में तबाही बचाकर मोसाद के माथे पर नाकामी का दाग लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल ने हमास के खिलाफ बहुत बड़ी सौगंध खाई है। इजराइल ने हमास के बड़े कमांडर्स को ढेर करना शुरू कर दिया है, लेकिन इजराइल के सामने अभी भी 5 ऐसे खूंखार खलनायक हैं जिन्हें इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियां अपने मिशन का सबसे बड़ा टारगेट मानती हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें भी इजराइल के टारगेट पर सबसे ऊपर कौन है, आज आपको हमास के उन कमांडर्स के बारे में भी बताएंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। سيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به 7 अक्टूबर के बाद से ही इजरायली फोर्स अपने 5 सबसे बड़े दुश्मनों का डेथ वारंट लेकर घूम रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कसम खाई है कि जब तक वो इन 5 सबसे बड़े मोस्ट वांटेड टारगेट को खत्म नहीं कर लेगी तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। टारगेट नंबर 1 याह्या सिनवार, हमास का गाजा चीफ। टारगेट नंबर 2 मोहम्मद ताइफ, चीफ अल-कसाम ब्रिगेड। टारगेट नंबर 3 मारवन ईसा, डिप्टी चीफ अल-कसाम ब्रिगेड। टारगेट नंबर 4 जियाद अल-नखला, चीफ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PI। टारगेट नंबर 5 इस्माइल कानी, चीफ अल-कुदस ब्रिगेड। इजराइल के दुश्मन इन 5 नामों और उनके चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये 5 लोग हैं जिन्होंने इजराइल की ताकत को उसके घर में घुसकर चुनौती दी है। ये 5 वो नाम हैं जिन्होंने इजराइल को ऐसे खून के आंसू रुलाए जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। इन सभी 5 कुख्यात कमांडरों की तलाश में इजराइल क्यों पिछले 9 दिन से लगातार धरती और आकाश एक किए हुए है, इसे आप तभी समझेंगे जब इनके कारनामों के बारे में जानेंगे। इजराइल को सबसे पहले तलाश है हमास के टॉप लीडर याह्या सिनवार की, जिसकी तलाश में इजरायली फोर्स ने जमीन से लेकर पाताल तक एक कर दिया है। याह्या सिनवार हमास चीफ इस्माइल हानिया के बाद दूसरा सबसे पावरफुल लीडर है। याह्या सिनवार को हमास का बिन लादेन भी कहा जाता है। सिनवार को साल 2015 से अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है। इजराइल उसे कई बार गिरफ्तार कर चुका है। हमास के टॉप मोस्ट वांटेड ने 24 साल जेल में बिताए हैं। 1960 के दशक में हमास के इस दूसरे सबसे बड़े लीडर का जन्म गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हमास के स्थापना में याह्या सिनवार की काफी बड़ी भूमिका थी। इजराइल पर हमलों और इजरायली सैनिकों की हत्याओं को लेकर याह्या सिनवार का नाम इजरायली सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमलों में हमास के इस टॉप लीडर की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है।
याहिया सिनवार के बाद इजरायली सेना के लिए हमास का टारगेट नंबर 2 है अल कसाम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ। इजरायली खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को फेल करने और इजरायल में घुसकर कोहराम मचाने का प्लान मोहम्मद दाइफ ने ही बनाया था। मोहम्मद दाइफ हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम का सरगना है। उसका असली नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी है। साल 2002 से मोहम्मद दाइफ हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद मोहम्मद दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो बच निकला है। पिछले 50 साल में इजरायल पर सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड दाइफ को ही माना जा रहा है। गाजा में मौत की सुरंगों को बनाने के पीछे भी दाइफ का ही दिमाग था। वो खुद भी अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा रहता है। हमास के लड़ाके वही करते हैं जो मोहम्मद दाइफ कहता है। मोहम्मद दाइफ और याहिया सिनवार के अलावा इजरायल की हिट लिस्ट में कई और बड़े कुख्यात नाम हैं, जिनकी साजिशों और करतूतों के आगे इजरायल का पूरा इंटेलिजेंस फेल हो गया। इजरायली सेना का तीसरा बड़ा टारगेट है मारवन ईसा। मारवन ईसा हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का डिप्टी चीफ है। मारवन ईसा को हमास का सबसे क्रूर चेहरा माना जाता है। हमलों के दौरान वो निहत्थों और आम नागरिकों को भी नहीं बख्शता। इजरायल के टारगेट पर चौथे नंबर पर है जिहाद अल नखला। जिहाद अल नखला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ का चीफ है। PIJ एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना चाहता है और इजरायल का खात्मा चाहता है। उसे ईरान, सीरिया और लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह का समर्थन हासिल है। इजरायल का 5वां टारगेट है इस्माइल कानी। इस्माइल कानी अल कुदस ब्रिगेड का चीफ है। ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद इस्माइल कानी कुदस फोर्स का सबसे ताकतवर कमांडर बन गया। यह भी इजरायली सेना के निशाने पर है। अब तक हमास के 6 बड़े कमांडर समेत हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं। अली कादी कमांडर नुखबा फोर्स हमास, जकारिया अबू मुअम्मर पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख हमास, बिलाल अल कद्र कमांडर दक्षिणी नुखबा फोर्स हमास, मतेज ईद कमांडर नेशनल सिक्योरिटी हमास, अबू शमाला हमास का आर्थिक मामलों का मंत्री और मेराद अबू मेराद एयर चीफ हमास। माना जा रहा है कि इनके अलावा जिन मोस्ट वांटेड कमांडर्स को इजरायली सेना अभी तक ढूंढ रही है वो दोहा या मिस्र में छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा सीरिया और जॉर्डन में भी हमास के टॉप लीडर्स के छिपे होने की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत देश। राफा क्रॉसिंग पर इजरायल ने बमबारी की है। गाजा को मिस्र से जोड़ता है राफा। गाजा से भागते हमास आतंकियों पर किए गए हैं हमले। देखिए किस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गाजा से भागते हुए हमास आतंकियों पर हमला किया गया है। राफा बॉर्डर पर, गाजा को मिस्र से जोड़ने वाला बॉर्डर है राफा बॉर्डर, यहां पर हमला किया गया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायल ने बमबारी की है और कहना यह है, ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं बमबारी की राफा क्रॉसिंग की। राफा क्रॉसिंग वो बॉर्डर है जो जोड़ता है इस गाजा पट्टी को मिस्र के साथ यानी इजिप्ट के साथ। और ये कहा जा रहा है इजरायल द्वारा कि इस जगह पर इसलिए बमबारी की गई है क्योंकि यहाँ से हमास के आतंकी भाग रहे थे, उन पर हमला किया गया है। यानी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, इजिप्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, मिस्र की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से राफा क्रॉसिंग पर यह हमला किया गया। इजरायल लेकिन 2 मोर्चों की जंग में फंस गया है और आशंका है कि लेबनान बॉर्डर से इजरायल पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ गाजा से रॉकेट हमले और दूसरी तरफ लेबनान सीमा से मिसाइल और रॉकेट हमले जारी हैं। हमास ने अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह को भी जंग में उतार दिया है। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल पर हमले तेज किए जाएंगे। इस संगठन ने इजरायल के बॉर्डर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। ये ईरान समर्थित शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले। हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है।
ये लेबनान इजराइल का बॉर्डर है और ये इजराइल की हाईटेक फेंस है। सीमा सुरक्षा दीवार के नजदीक इजराइल ने कम्युनिकेशन टावर और सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगा रखे हैं। मशीन गन से हिजबुल्लाह के लड़ाके इन टावर को ध्वस्त कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने टावर पर लगे कम्युनिकेशन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह के हथियारबंद हमलावर इसी तरह लेबनान से सटी इजरायली सीमा पर तबाही मचा रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर खतरा देखते हुए टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक जत्थे पर बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्लाह संगठन ने ड्रोन कैमरे से लोकेशन ट्रेस करके आरपीजी से इजरायली सेना के टैंकों पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के बड़े धर्मगुरु का बेटा भी मारा गया। हिजबुल्लाह ने सीमा पार हमला करके इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो लेबनान बॉर्डर से युद्ध छेड़ दिया जाएगा। इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। दुनिया के मुल्क इजराइल और हमास की समस्या के समाधान के लिए अपने फॉर्मूले भी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके फॉर्मूलों से इस समस्या का कितना समाधान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इजराइल और हमास की जंग ने कुछ देशों को फायदा उठाने का मौका भी दे दिया है। इजराइल की जंग पर दुनिया की नजर है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस। दोनों ही गुट इजराइल और हमास के संघर्ष से अपना फायदा भी देख रहे हैं और इस जंग को सुलझाने के कायदे भी समझा रहे हैं। दूसरे देश इजराइल की जंग का कितना समाधान चाहते हैं और इस जंग के बहाने अपना कितना फायदा देख रहे हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। इजराइल की जंग में अब रूस भी उतर चुका है। इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। इजराइल जंग से पुतिन को जो फायदे दिख रहे हैं, उसमें उन्हें लगता है कि अमेरिका दो मोर्चों पर उलझ जाएगा। यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद कम हो जाएगी। इजराइल जंग से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम हो जाएगी। यह तो हुआ इजराइल जंग से रूस के फायदे और पश्चिमी देशों के नुकसान का आकलन, लेकिन इसी के साथ रूस और दूसरे देश इजराइल जंग को खत्म करने के लिए फॉर्मूले भी पेश कर रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग के समाधान के लिए दुनिया के प्रमुख देश अलग अलग समाधान बता रहे हैं। रूस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की अपील की है और विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया है। चीन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए और दोनों पक्षों को अलग अलग देश दिए जाएं। तुर्की 1967 का स्टेटस और ईस्ट यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी चाहता है। 22 अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन की 2 स्टेट थ्योरी पर कायम है। इजराइल को भारत अपना जिगरी मानता है, वहीं फिलिस्तीन के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमलों के बाद भारत के रुख में भी बदलाव आया। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को गलत ठहराया। दूसरी तरफ अरब देशों का गुट इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। ऐसे में इजराइल जंग के बीच भारत के सामने अरब देशों के साथ बेहतर संबंधों को बनाए रखने की भी चुनौती है। इजराइल के मसले पर दुनिया यूक्रेन की ही तरह 2 गुटों में बंट गई है। आने वाले दिनों में इस तनाव को कम करने में भारत की भूमिका बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।